हम चाहते हैं कि दुनिया को अच्छे इंसान दे दें हम। अब जिस तरह की जो ये हेट पॉलिटिक्स है, जैसे मैंने कहा इतनी परसिक्यूटेड ये पूरी कौम बन चुकी है, ऐसे में एक माइनॉरिटी स्कूल या मुस्लिम स्कूल और आपके जैसे लोग, क्या उम्मीद आप दे रहे हैं? क्या सब कुछ ख़त्म हो चुका है हिंदुस्तान में? क्या जो मुसलमानों का जो भविष्य है, जो उनका फ्यूचर है, उसे कैसे देखते हैं? वो क्या अंधेरे में है ये फ्यूचर, या इसमें कोई चिराग है, कोई रोशनी है? मैं इसको इस तरह देखता हूँ कि दीज आर नॉट द वर्स्ट टाइम्स ऑन द मुस्लिम्स। नॉट द वर्स्ट नॉट द टाइम। वर्स्ट टाइम। सबसे बुरा वक्त नहीं है ये। सबसे बुरा वक्त तो नहीं है बिल्कुल भी। सबसे बुरा वक्त वो था जब इराक़ में मंगोल्स ने मुसलमानों को अटैक किया था। फिर अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उससे बुरा वक्त मुसलमानों पे आज तक नहीं आया है। फिर उस वक्त से लेकर उसकी हिस्ट्री की बैकड्रॉप ये है कि दोस्त द सेम मंगोल्स हु किल्ड, बुचर्ड, मैसेकर्ड, रेप्ड, looted the Muslims ultimately became Muslims. So these are not the worst times. These are not the worst times. Even in these times, we still have hope. We still have time in hand. मैं अगर सिर्फ आपसे एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव ना सही कि हिंदुस्तान के ही सिर्फ एक उसी की पेरिफेरी में, उसी नज़रिए से आपकी छोटी सी ज़िंदगी, थोड़ी सी आपसे थोड़ी बड़ी मेरी ज़िंदगी, अगर इसी में हम देखने की कोशिश करें पिछले जितने 12 साल में नरेंद्र मोदी सरकार में, तो अगर हिंदुस्तान के पर्सपेक्टिव में देखें, क्या करेगा मुसलमान? These are the worst times. These are the worst times. अगर हिंदुस्तान के पर्सपेक्टिव में देखेंगे, These are the worst times. मुसलमान क्या कर सकता है? मुसलमान नंबर 1 अपने दिल में इतनी मोहब्बत भर ले, इतनी मोहब्बत भर ले जो ऑलरेडी है मुसलमानों के दिल में। अगर आप एक मुसलमानों से जाकर पूछेंगे, अगर मसलन यूजुअली क्या होता है, द वॉट अबाउटरी गैंग, 10 इंस्टेंसेस ऐसे हुए कि मॉब लिंचिंग के, 10 मुसलमानों को मॉब लिंच करके मारा गया, सब खामोश। एक मुसलमान ने किसी एक जगह जाकर किसी एक छोटी सी कमी कर दी, चोरी कर लिया, तो फिर वो वॉट अबाउटरी गैंग आ जाएगा, देखो मुसलमानों ने ये किया, व्हाट अबाउट मुस्लिम्स, व्हाट अबाउट मुस्लिम्स। पर जो समझने वाली बात है कि मुसलमानों के ऊपर देयर इज़ नो मुस्लिम बॉडी सिटिंग टू गिव देम इम्प्यूनिटी। कोई मुसलमान की लीडरशिप बॉडी ये नहीं कह रही है कि हिंदुओं से नफरत करो, ये नहीं कह रही हिंदुओं को मारो। मसलन किसी एक मुसलमान ने नफरत कर लिया, विच इज़ 0.1%, पर 99.9% मुसलमान इस मुल्क का हिंदुओं से मोहब्बत करता है। और मैं ये चाहता हूँ कि उस मोहब्बत को जितना बढ़ाया जाए, और मैं ये मानता हूँ अ परफ्यूम इन अ बॉटल कैनॉट बी फेल्ट अनलेस इट इज स्प्रेड। इन द सेम मैनर लव इन द हार्ट कैनॉट बी फेल्ट अनलेस एक्सप्रेस्ड। वाह, क्या बात है। सो मैं ये मानता हूँ कि मुसलमानों को उस मोहब्बत को जाहिर करना होगा। कैसे? आप उनके फेस्टिवल्स पे जाइए, उनके साथ रिश्ता कायम कीजिए, उनके साथ उनके फेस्टिवल्स पे आप खाना बांटिए, उनको हेल्प कीजिए, उनके साथ आप कंधे से कंधा मिलाकर उनको हेल्प कीजिए। मसलन ये स्कूल खोला हूँ मैं ओपन दावत दे रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू बच्चों को मैं पढ़ाऊँ। मैं हिंदू बच्चे आए, क्रिश्चियन बच्चे आए, मैं 10,000 बच्चे यहाँ पढ़ाना चाहता हूँ। आई वांट टू टीच नॉन मुस्लिम किड्स। यहाँ आसपास के गांव हैं, मैं मुसलसल जाके बच्चों से कहता हूँ कि आइए हमारे पास, वी हैव द बेस्ट टीचर्स, कम टेक ट्यूशन फ्रॉम अस। उनको आप अच्छे हॉस्पिटल्स कायम कीजिए और हिंदुओं के इलाज कीजिए, आप अच्छे स्कूल्स बनाइए, आप हिंदुओं को तालीम दीजिए। आप एक तरफ वो ताकतें हैं जो कहती रहेंगी मुसलमान तुम्हारा दुश्मन, मुसलमान तुम्हारा दुश्मन, मुसलमान तुम्हारा दुश्मन। दूसरी तरफ एक ऐसी ताकत खड़ी हो जाए जो ये कहे कि तुम्हें इलाज चाहिए, हमारे पास आओ, तुम्हें घर चाहिए, हमारे पास आओ, तुम्हें शरण चाहिए, हमारे पास आओ, तुम्हें तालीम चाहिए, हमारे पास आओ, और सबसे बढ़कर तुम्हें मोहब्बत चाहिए, वो तो हम हैं। क्या बात है, हमारे पास बहुत अच्छा लगा मुझे सुनकर। मुझे उन यतीम बच्चों की कहानी बताइए जिससे पूरी कहानी शुरू हुई। तो पूरी कहानी इस दर्द से शुरू हुई कि मुझसे जो है गुर्बत देखी नहीं जाती। I was unable to see pain. The very sight of poverty was unbearable to me. और आज भी ऐसा ही है कि मैं गुर्बत को देखता हूँ तो मेरा दिल मचल जाता है, मेरी आंखें नम हो जाती है, और मैं कहता हूँ या अल्लाह, ए खुदा, काश कि मेरे पास इतने पैसे होते कि मैं पूरी दुनिया की गरीबी मिटा सकता। सो दैट इज़ एन इनेट क्वालिटी इन मी। वो अल्लाह की तरफ से, ऊपर वाले की तरफ से एक ख़ास फितरत मेरे अंदर है। अब इस फितरत की वजह से ये सारी चीज़ें आप देख पा रहे हैं। तो मैं सिर्फ 18 साल का था और अपने आप से मैं सवाल पूछा कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या मैं पूरी दुनिया को बदल सकता हूँ? जवाब है नहीं। तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो 18 साल की उम्र में मैंने ये कहा कि मैं 10, और मैं आसपास देख रहा था कि दुनिया के लीडर्स क्या कर रहे हैं, SDG गोल्स, नो हंगर, नो पॉवर्टी वगैरह वगैरह, पर ऑल ऑफ दीज आर जस्ट टॉक्स, ऑल ऑफ दीज आर जस्ट शोशेबाजी। इन ऑल ऑफ दीज टॉक्स वेयर इज़ एक्शन? तो मुझे लगा कि कम से कम मैं ये कर सकता हूँ, जब लीडर्स नहीं हैं तो 10 लीडर्स बनाए जाएँ। और वो सफ़र वहाँ से शुरू हुई कि 10 बच्चों को मैं गोद लेता हूँ एट द एज ऑफ 18, और 10 बच्चों को गोद लेकर मैं उन्हें लीडर्स बनाता हूँ जो इस दुनिया को बदलेंगे, और 1 लाइन स्टेटमेंट, इस दुनिया से और स्पेशली इस मुल्क से गरीबी को दूर करेंगे।
10 बच्चों को गोद लिया आपने जी। और गोद लेने का मतलब क्या हुआ? आपके साथ वो रहने लगे या हाँ। आप उनका खर्च उठाने लगे? जी, तो बेसिकली एक 1200 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट है, कलकत्ते में एक स्लम है तोपसिया। उस स्लम एरिया में एक 1200 स्क्वायर फीट के अपार्टमेंट को रेंट पे लिया मैं। कुछ पैसे इकट्ठे किए अपनी अम्मी से, अपने अब्बा से, अपने दोस्तों से और कुछ जानने वालों से, और उस 1200 स्क्वायर फीट के अपार्टमेंट में 3 यतीम अनाथ ऑर्फन बच्चों को लेकर उम्मीद होम शुरू किया मैं, रख कर उन्हें उम्मीद होम। एंड दैट उम्मीद होम इन द लास्ट 8 years हैज़ बिकम उम्मीद ग्लोबल स्कूल। तो एक लंबा सफ़र तय किया। वो 3 बच्चे आज 700 बच्चे हो गए। सो इट्स अ लॉन्ग जर्नी। इफ यू वांट आई कैन नरेट द स्टोरी कि हाउ एंड आई वाज ओनली 18 700 बच्चे हो गए। आज 700 बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे फिर मैं स्कूल की कहानी अब जान लेती हूँ आपसे। फिर मैं आपसे थोड़ा आज के हालात पे भी चर्चा करूँगी कि ये भी आपसे जानूंगी कि स्कूल का मकसद क्या है। कि आप ये कह रहे थे कि अभी जब हमारी बातचीत हो रही थी वो कैंपेन मुझे भी याद था आपका। तो स्कूल आपने ये 2018 में सेटअप कर लिया था, उम्मीद ग्लोबल स्कूल। नहीं, स्कूल 2018 में नहीं था, इट वाज उम्मीद होम। होम था, अच्छा। और छोटा सा घर था, फ्लैट था, ठीक है। और 10 बच्चों को मुझे वहाँ पढ़ाना था। और मेरा सपना ये था, मैं ये कहता था आई वांट टू बी अ फादर ऑफ 10 ऑर्फन किड्स बिफोर आई टर्न 20। And by the time I turned 20, 10 orphan kids were calling me Abba Ji. Today there are more than 50 orphan kids who call me Abba Ji, and almost all the students in the school who call me Abba Ji. और उसके बाद आपने 2 साल पहले यानी कि 2022 में 23 में 2023 15 सितंबर 2023 23 में आपने एक कैंपेन चलाया जी। और वो कैंपेन था कि आप 10 करोड़ रुपए जमा करना चाहते थे For the school. कैसे फॉर द स्कूल। कैसे हुआ ये कैंपेन? So basically जब मैं ये कैंपेन लॉन्च किया उस वक्त आई ऑलरेडी हैड रफली 1 मिलियन फॉलोअर्स ऑन फेसबुक एंड यूट्यूब पे लगभग 7 लाख 6 लाख फॉलोअर्स थे। तो मुझे लगता था कि द कम्युनिटी लिसन्स टू मी और मुसलमान मेरी बात सुनेंगे। और क्योंकि मुसलमानों के लिए मोस्टली माइनॉरिटी स्कूल स्टैब्लिश कर रहा हूँ मैं, और क्योंकि मुसलमानों में तालीम नहीं है, एंड देयर आर सेवरल रीजंस बिहाइंड इट, एंड आई कैन गिव यू डेटाज आफ्टर डेटाज टू टेल यू कि किस तरह हम तालीम में पीछे हैं, किस तरह सिस्टमैटिकली हमें डिनाई किया गया है, सिस्टमैटिकली हमें पीछे रखा गया है पिछले 70 सालों में। एंड आई मीन दीज डेटाज आर गोना ब्लो योर माइंड ऑफ। ऐसी डेटा है जो आपको समझ में आएगा कि भाई हमारी गलती नहीं है सिर्फ। तो बताइए कुछ हमें रखा गया है। 2-4 बातें तो बताइए। मसलन पहले मैं आपको ये समझाता हूँ कि वेस्ट बंगाल जिस स्टेट में हम हैं, वेस्ट बंगाल में ऑन एन एवरेज हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जोन में जहाँ 10,000 की पॉपुलेशन है, हर 10,000 लोगों पर एवरेज 5 स्कूल है। अच्छा, ठीक है। हर 10,000 लोगों पर एवरेज 5 स्कूल है। अब वो जोन्स जो उन 10,000 में मुसलमान 50% से कम है, वहाँ 7 स्कूल्स हैं। जहाँ मुसलमान 50% से ज़्यादा हैं, वहाँ 3 स्कूल्स हैं। तो ये कैसे होता है? ये गवर्नमेंट स्कूल्स की बात कर रहा हूँ मैं। तो गवर्नमेंट अगर चाहकर ऐसा नहीं कर रहा है तो क्या कर रहा है? एक एग्जांपल मैं आपको बताया कि सिस्टमैटिकली किस तरह से ऑन एवरी स्टेट। और वली मुझे तो हैरानी ये हो रही है कि ये तो कोई यहाँ भाजपा भी नहीं है, यहाँ तो कोई मोदी नहीं है, तो दाखिल नहीं हुए कभी मोदी। पहले तथाकथित रूप से मुसलमानों के बड़े हमदर्दी रखने वाले वाम दलों की सरकार हुआ करती थी 30-35 साल। ममता बनर्जी हैं, उसके अलावा 15 साल, उससे पहले कांग्रेस भी हुआ करती थी। तो यहाँ तो कभी अगर हम मान लें इल्ज़ाम भी देना चाहें तो यहाँ तो हमेशा सेक्युलर पार्टियाँ रही हैं। सेक्युलर पार्टी मुसलमानों को हमेशा से वोट के लिए इस्तेमाल करती हुई आई है, और ये बात आप मान लीजिए। ऐसा नहीं कि सेक्युलर पार्टी चाहती है कि मुसलमान अच्छे हो जाएं। सेक्युलर पार्टी चाहती है कि मुसलमान उन्हें वोट देते रहें, और मुसलमानों को जो एक मेयर बेयर मिनिमम एक्सपेक्टेशन, बल्कि जो ड्यूटी है गवर्नमेंट की, एक वेलफेयर स्टेट की, कि मुसलमानों को प्रोटेक्शन देना, माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्शन देना। तो प्रोटेक्शन देना कोई बहुत बड़ा एहसान नहीं है एक मुल्क में। तो उसको उन्होंने समझा कि बस हम बीजेपी नहीं हैं, मतलब हम एटलीस्ट वी नॉट बिहेविंग लाइक बीजेपी। यानी कि आप नमाज रोज़ा पढ़ते रहिए, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, बाकी आपको तालीम नहीं देंगे, नौकरी नहीं देंगे, सर पे छत नहीं होगी, आपको ये सब मांगने की जरूरत नहीं है, आपको जीने देंगे। आप बीफ खाते रहिए, खुश रहिए। और जीने देंगे आपको, और खुश रहिए। वो भी हर स्टेट में नहीं, हर स्टेट में, वो भी हर स्टेट वेस्ट बंगाल में आप अगर वेस्ट बंगाल कैसा हाल है तो उन स्टेट्स में जहाँ बीजेपी है वहाँ पे कैसा हाल होगा आप सोच सकते हैं। वहाँ पे कैसा हाल होगा आप सोच सकते हैं। मुझे उस जादू के बारे में बताइए जो आपने 10 दिन के अंदर क्रिएट किया। कैसे फंड इकट्ठा हुआ? पता नहीं इसको जादू कह सकते हैं कि नहीं, जादू तो नहीं था, मगर इसके पीछे रीज़न पहले बताना चाहता हूँ। बैकड्रॉप क्या था। तो ये ज़मीन मैं ख़रीदने आया, जिस ज़मीन पे आप खड़े हैं, लगभग एक 3 एकड़ ज़मीन है ये। इस ज़मीन पर आया, इस ज़मीन के जो ओनर्स थे उनसे मैं ज़मीन ख़रीदना चाहता था। लगभग 1.5 करोड़ की ज़मीन थी, एंड दे डिनाइड टू सेल द लैंड टू मी, एंड आई बिकेम फ्यूरियस। आई सेड कि शहर से इतनी दूर आपने मुझे बुलाया ये कहने के लिए कि वी डोंट वांट टू सेल द लैंड टू यू,
Then they started laughing and they kept their hand, one of the person kept his hand on my shoulder and said कि we want to gift this land to you. अच्छा तो ये ज़मीन जो मुझे 1.5 करोड़ की ज़मीन थी, ये मुझे गिफ्ट में मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा तो उसके बाद आई थॉट कि ज़मीन तो मिल गई है, पैसे आराम से आ जाएंगे। मुसलमानों के पास ऐसे स्कूल नहीं है, इतने सारे रिच लोग भी हैं, थोड़े बहुत, इतने सारे भी नहीं, थोड़े बहुत रिच लोग हैं। तो मैंने कहा कि इनके पास जाऊँगा, कुछ तो हैं, कुछ तो हैं, 100, 200, 500, 1000 तो लोग हैं। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल 1% हाँ। मुसलमानों में रिच है। तो मुझे लगा कि उनके पास जब मैं जाऊँगा स्कूल का प्रपोजल लेकर, they will come forward and they will embrace me and they will say कितने पैसे चाहिए बताओ, take all the money that you need and build a world class school. But it didn't happen that way, unfortunately. Yeah, I was running from pillar to post. And ऐसे भी मौके आए कि मुझे लोगों के बुटीक के बाहर, मसलन किसी के आप घर जाते हैं तो लोग आपको भगा देते हैं, समझ में आता है। But boutique has an open access. I was not given entry into the boutique. I was made to stand outside the boutique for more than 45 minutes and return with us without a single penny in my hand, which I had gone for donation for the school. मैं लोगों के ऑफिसेस के बाहर, लोगों के घरों के बाहर, लोगों के फैक्ट्रीज़ के बाहर, रोडों पर, मस्जिदों के बाहर, मैं लिटरली भीख मांगे स्कूल के लिए। 1 साल, 1.5 साल, जब कुछ पैसे इकट्ठे नहीं हो पाए, फाइनली एक दिन इस ज़मीन पे खड़े होकर मैंने कहा कि अब मैं चाहता हूँ इस मुल्क के 10 लाख गरीब मुसलमान मुझे 100 रुपये दे दे ताकि मैं स्कूल बना लूँ। वो दर्द थी जिसकी वजह से ऐसा हुआ कि 10 दिन में 10 लाख से ज़्यादा लोगों ने मुझे 100 रुपये दिए और 10 करोड़ रुपये आ गए हमारे। वाह वाह वाह, वाकई मतलब इसमें बाकायदा ताली बजाने का मैं सोचती हूँ, मेरे दर्शक भी इसमें ताली बजाएं वाकई कि एक आदमी की हिम्मत, एक आदमी का हौसला। अक्सर जब हम सोचते हैं और उम्मीद हार जाते हैं कि एक आदमी क्या कर सकता है, ये वही एक आदमी है जिसने 10 करोड़ लोगों से 10 नहीं कितने 1 करोड़ लोगों से 10 लाख लोगों 10 लाख लोगों से 100 रुपये लिया। सिर्फ 100 रुपये, आपके 100 रुपये देने से आप ये देखिए कि ये पूरी जो बिल्डिंग, ये इमारत खड़ी हुई है जिसको फिज़िकल फॉर्म में आप बाकायदा देख सकते हैं, उम्मीद ग्लोबल स्कूल बड़ा बड़ा लिखा हुआ है। और यहाँ पर बच्चों से भी हमने बातचीत की। बहुत शानदार बात है ये मुझे, क्योंकि अक्सर मैंने जब भी नया चैनल, जी श्योर, एक रात तो मसलन जब 1.5 साल तक आई वॉज रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, जब अमीर मुसलमानों ने, बड़े लोगों ने, लॉयर्स, डॉक्टर्स ने मुझे धुतकार के भगा दिया, कहा बच्चे हो जाओ, पढ़ाई करो, ये करो, वो करो, डांट कर भगा दिया। एवरी टाइम आई वॉज ह्यूमिलिएटेड, मेरी बेइज्जती होती किसी के दरवाजे के बाहर। नॉट दैट मैं खुद आई वॉज गोइंग टू आस्क मनी फॉर माई सेल्फ, ऐसा नहीं था। आई वॉन्टेड टू आस्क फॉर द कम्युनिटी, आई वॉन्टेड टू आस्क फॉर द पुअर कम्युनिटी। तो जब ऐसा होता था तो मैं अक्सर ऊपर देखता आसमान की तरफ और कहता अल्लाह तू देख रहा है ना। अक्सर हर मौके पे मैं ऐसा ऊपर देखता, पता नहीं ऊपर क्यों देखता मैं, ये फितरतन ऐसा होता कि ऊपर देखता मैं कहता अल्लाह तू देख रहा है ना कि व्हाट आई एम गोइंग थ्रू, कि हाउ पीपल आर ट्रीटिंग मी, अल्लाह तू देख रहा है ना। तो जिस दिन 10 दिन पे 10 करोड़ आ गए, मैं इसको इस तरह कहता हूँ कि अल्लाह का जवाब था मेरे लिए कि हाँ मैं देख रहा हूँ, हाँ मैं देख रहा था। सो लोग देखते 10 दिन में 10 करोड़ आए। लोग ये नहीं देखते कि एक 18 साल, 19 साल, 20 साल, 4 साल, 5 साल तक उस उम्र से मैं कैसे भागा हूँ, फ्रॉम डोर टू डोर, फ्रॉम पिलर टू पिलर, फ्रॉम ऑफिस, मस्जिदों के बाहर, लोगों के ऑफिस के बाहर, बुटीक्स के बाहर, शोरूम्स के बाहर, 100 रुपये दे दीजिए, 500 दे दीजिए, 2000 दे दीजिए, एंड देन लोग 10 करोड़ देख रहे हैं। लोग नहीं देख रहे 500 रुपीज़ के लिए 1 घंटा खड़ा हुआ हूँ मैं, ठीक है। तो खुदा देखता भी है और खुदा फिर बदल देता भी है। और वो जो 100 रुपये देने वाले लोग थे वो कौन लोग थे, कैसे लोग थे, तो और क्या आसान था 100 रुपये ले लेना किसी से? आसान तो नहीं, बल्कि ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी है। अगर एक इंसान मुझे 10 करोड़ रुपए दे दे तो एक इंसान को जवाब दे है मुझे। 10 लाख लोगों ने मुझे 10 करोड़ रुपए दिए, 100 रुपए। आई एम आंसरेबल टू 10 लाख पीपल नाउ। और ऐसा भी हुआ 10 करोड़ जब वो रेज हो गए थे, मैं रोड पे चल रहा हूँ और एक रिक्शा वाला रिक्शा पुल कर रहा है, उसने कहा अरे वली भाई मैंने भी 100 रुपये दिए। 100 रुपये दिए, वाह वाह वाह। फिर एक मेरे दोस्त हैं आदिल अजीज सिद्दीकी, औरंगाबाद के, वो औरंगाबाद से यहाँ हमारे स्कूल आए, तो आते ही पहले मुझसे उन्होंने हाथ मिलाया और फिर कहा पहले आपने 100 रुपये ले लीजिए। मैंने कहा कि भाई ये 100 रुपये आप क्यों दे रहे हैं, आपने तो ट्रांसफर कर दीजिए ऑनलाइन। तो ही सेड नहीं, व्हेन आई वाज पैकिंग माय बैग आई वाज टेलिंग माय वाइफ कि मैं वली से मिलने जा रहा हूँ। तो जो मेरे घर में डोमेस्टिक हेल्प है वो झाड़ू लगा रही थी, शी सेड वो कलकत्ते वाले वली रहमानी, तो आई सेड हाँ। तो शी सेड मैं 100 रुपये नहीं दे पाई अब तक क्योंकि मेरे पास फ़ोन पे नहीं है, तो मेरे 100 रुपये दे दीजिए, उन्हें पहुँचा दीजिएगा। एंड आई गॉट सो इमोशनल कि औरंगाबाद में एक घर में झाड़ू देने वाली औरत ने मेरी वीडियो को देखा और उन्होंने जब सुना कि वो मेरे दोस्त कलकत्ता आ रहे हैं तो उन्हें 100 रुपये दिया, कहा कि मेरा 100 रुपये पहुँचा दीजिए। तो मैं ये कहता हूँ कि ये हार्ड अर्नड गरीबों के पसीनों पे खून के कमाए हुए पैसों से बनी हुई ये बिल्डिंग है, और इसीलिए इतनी खूबसूरत भी है ये, क्योंकि ये गरीबों का सुकून भी है। हाँ,
बहुत अच्छा ये लग रहा है, क्योंकि मैं तो अक्सर, आप मेरी दुनिया जानते भी हैं नहीं भी जानते हैं, मेरी दुनिया कुछ ऐसी है जिसमें मैं सुबह उठती हूँ और देखती हूँ कि आज किस गरीब को परेशान किया जा रहा है, आज किस मज़दूर को पीटा गया, आज किस मुसलमान की लिंचिंग हुई, आज किस औरत की, दलित औरत की ख़ासकर उसकी आबरू उतारी गई, उसके साथ सेक्सुअल वायलेंस हुआ। ये मेरी दुनिया है और यही उठते ही मेरे अखबार में भी यही छपा होता है, फिर मुझे लोगों को यही चीज़ें बतानी होती हैं। और आज ये बहुत अलग और बड़ा नायाब सा दिन है कि मैं एक ऐसी जगह पर आ गई हूँ जिसको आप उम्मीद हाउस कह रहे थे, उम्मीद होम कह रहे थे। कहते थे। मेरे लिए ये उम्मीद होम ही है। हाँ, ये आज भी स्कूल, उम्मीद होम है, बिल्कुल। मुझे बहुत उम्मीद यहाँ आके मिली है। और जब मैंने ये चैनल शुरू किया था वली साहब, इसको 5-6 महीने हुए हैं सिर्फ, और तब मैंने कहा था कि मैं करना चाहती हूँ जर्नलिज्म ऑफ होप, उम्मीद की पत्रकारिता। जी। तो मैंने कहा था कि पत्रकारिता, ईमान और उम्मीद के नाम, ये टैगलाइन है चैनल की। ओके। आपके पास ईमान भी है और आपके पास उम्मीद भी है। बिल्कुल। मुझे लगता है कि मैंने शायद आप कैसे जैसे लोगों को ही शोकेस करने के लिए, उनको आम लोगों तक पहुंचाने के लिए, उनको इंस्पिरेशन देने के लिए इस चैनल की शुरुआत की है। जब आप मीडिया को देखते हैं और मीडिया किस तरह से दुनिया को देख रहा है, और किस तरह से नरेंद्र मोदी के काल में मीडिया का जो पूरा पतन हम देख रहे हैं, कोलैप्स ऑफ द मेन स्ट्रीम मीडिया, कैसे देखते हैं आप? और जब उसमें फिर ये एक स्कूल खड़ा होता है जिसका नाम है, और ये मुस्लिम स्कूल है, क्या हम इसे ये बोलेंगे? माइनॉरिटी स्कूल कह सकते हैं, मुस्लिम माइनॉरिटी स्कूल। आर्टिकल 30 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स अस द राइट टू एस्टैब्लिश माइनॉरिटी स्कूल्स। उस राइट के तहत हमने माइनॉरिटी स्कूल कायम किया है, जिस स्कूल में हम मुस्लिम कल्चर को बचाते हुए, मुस्लिम स्टेटस को बचाते हुए मुसलमानों को तालीम देंगे और हर धर्म के बच्चों को तालीम देंगे जो यहाँ आकर पढ़ना चाहते हैं और हमसे फ़ायदा उठाना चाहते हैं। लड़कियाँ कितनी हैं, लड़के कितने हैं? 30-70 रेशियो है बच्चे और बच्चियों के। मगर मैं ये चाहता हूँ, और क्योंकि मैं एज एन एजुकेशनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं तो चाहता हूँ कि इसे ऑल गर्ल्स स्कूल बना दूँ, क्योंकि जैसा रिस्पॉन्स और जैसी डिसिप्लिन और जैसी प्यारी हमारी बच्चियाँ हैं, बॉयज़ गिव अस टफ टाइम बट नॉट द गर्ल्स। गर्ल्स इट्स ईजी टू एडुकेट देम। उनके बड़े ख्वाब हैं, उनके बड़े अरमान हैं, और हमें दिखता है कि वो बच्चियों को अगर तालीम हासिल करने का मौका दिया जाए तो सिर्फ बच्चियाँ ही इस मुल्क के मुस्तकबिल को बदल सकती हैं। सिर्फ उन्हें तालीम दे दे तो बदल देंगी वो, अगर सिर्फ बच्चों को तालीम दे दे तो वो हमारे मुल्क के मुस्तकबिल को बदल सकती है। तो एक तरफ वो लोग हैं, वो बच्चे हैं जिनके जहर भरा जा रहा है, जिनके दिलो दिमाग में, जो मुस्लिम बच्चों से कहते हैं दिल्ली के स्कूलों में, उत्तर प्रदेश के स्कूलों में कि तुम तो पाकिस्तानी हो, तुम तो आतंकवादी हो। अब उसके जवाब में आपने ये माइनॉरिटी स्कूल खड़ा कर दिया है। तो ये एक तरह का आइलैंड है क्या? ये मैं ये भी तो समझ रही हूँ कि आपके बच्चे जब बाहर निकलेंगे और असली दुनिया को फेस करेंगे तो उन्हें बड़ा झटका लगेगा, बड़ा हार्ट ब्रेक होगा। नहीं, ऐसा आपको ऐसा लग रहा है इसलिए क्योंकि अगर आप हमारे बच्चों से बैठकर बात करेंगे तो आपको एहसास होगा कि हमारे स्कूल में नॉन मुस्लिम बच्चे भी कई हैं। मसलन बहुत कम है इस वक्त, मगर हम चाहते हैं कि नॉन मुस्लिम बच्चे भी आ जाएं। पर हम नहीं चाहते कि एक आइलैंड बन के रहे, एक बबल बन के रहे जहाँ बच्चों को नहीं पता है कि दुनिया में क्या हो रहा है। जिसके लिए हम नॉन मुस्लिम बच्चों से बच्चों को मिलाते हैं। नॉन मुस्लिम बच्चे हम चाहते हैं यहाँ पे आके हमारे साथ पढ़ें, और एक ऐसे हमारा स्कूल का कल्चर जो है वो इंडिया के कल्चर से मुख्तलिफ ना हो। हमारा स्कूल का कल्चर और इंडिया कल्चर एक जैसा दिखे। बिल्कुल, हम ये चाहते हैं, और ऐसा ही है। हमारे बच्चों से अगर बात करेंगे तो उन्हें पता है कि मुल्क में कितनी नफरत है, उन्हें भी दर्द है, और वो चाहते हैं इस नफरत को दूर करें। क्यों? क्योंकि वो न्यूज़ पढ़ते हैं, और हमारे जब बच्चों से बात करेंगे तो आपको एहसास होगा कि हमारे बच्चे न्यूज़ पढ़ते हैं। उन्हें पता है कि स्टेट में क्या हो रहा है, उन्हें पता है मुल्क में क्या हो रहा है, उन्हें पता है कि इंटरनेशनली डोनाल्ड ट्रंप आज क्या कर रहा है। हमारे बच्चों को इन बातों का इल्म है। ऐसा नहीं है कि कोई बबल में जी रहे हैं, ऐसा नहीं कि उन्हें चार दीवारी उन्हें बंद कर दिया, उन्हें पता नहीं कि दुनिया में क्या हो रहा है। तो अब आखिरी कुछ सवालों पे मैं आ जाती हूँ। उसमें सबसे पहले ये है कि जो आज की तारीख़ में है सबसे परसिक्यूटेड, सबसे सताया हुआ जो समुदाय है वो मुस्लिम समुदाय है। मुझे ये कहने में बिल्कुल झिझक नहीं है। हाँ, ईसाइयों को भी सताया जाता है, दलितों को भी परेशान किया जा रहा है, मज़दूर किसान वो भी निशाने पर हैं, लेकिन जो एक दुश्मन, एक नेशनल एनिमी के तौर पे जिसको प्रोजेक्ट किया गया है वो है हिंदुस्तान के मुसलमान। ऐसे में क्या आप ये चाहते हैं कि ये स्कूल बड़ा हो और फिर एक यूनिवर्सिटी बने और एक कॉलेज और फिर यूनिवर्सिटी बन जाए? क्या सर सैयद अहमद ख़ान से कोई आप इंस्पिरेशन लेते हैं? नहीं, बिल्कुल सर सैयद अहमद ख़ान हम सब के इंस्पिरेशन है, मगर मैं नहीं चाहता मैं स्कूल यूनिवर्सिटी बने। अच्छा। आई एम अगेंस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ एस्टैब्लिशिंग यूनिवर्सिटीज़ एंड स्कूल्स एट द मोमेंट। ओके। वाई? देयर आर हंड्रेड्स ऑफ कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पे कुर्सियाँ खाली हैं, पर मुसलमान बच्चे उन कुर्सियों तक पहुँच नहीं पा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली इवन इन AMU देयर आर सेवरल फैकल्टीज़, देयर आर सेवरल ऐसे कई शोबे हैं जहाँ पे कुर्सियाँ नहीं भर रही हैं। एंड ऑन अ वेरी ऑनेस्ट नोट, तो आज क्या ज़रूरत है? आज ज़रूरत है कि हम प्राइमरी एजुकेशन दें।
फीडर स्कूलों की ज़रूरत फीडर स्कूलों की ज़रूरत है। अगर हम कॉलेज बना भी लेते हैं, आर वी गोइंग टू बी एबल टू मेक अ कॉलेज समथिंग लाइक IIT, समथिंग लाइक एम्स, समथिंग लाइक IIMs? हम नहीं बना सकते। समथिंग लाइक ISB, समथिंग लाइक IIT, समथिंग लाइक IISER, NISER, नहीं बना सकते हैं। तो बड़ी आप शानदार बात कह रहे हैं और शायद ये हमारे दर्शकों के लिए एक तरह से आंखें खोलने का एक काम भी करेगा कि हमें कॉलेज से ज़्यादा, हायर एजुकेशन से ज़्यादा हमें जो स्कूल एजुकेशन है उस पर फोकस करना है इस वक्त। और शायद फिर अगली नस्ल जो ये बच्चे इस स्कूल से पढ़कर जाएंगे, दे विल मेक एन IIT, दे विल मेक अ कॉलेज बेटर देन IIT, बिकॉज दे हैव गॉट अ वर्ल्ड क्लास एजुकेशन। तो क्या ये जैसे माना माइनॉरिटी स्कूल है, इसमें बड़ी तादाद आप बता रहे हैं मेजॉरिटी मुसलमानों की है, क्या कोई मॉडल मुस्लिम बनाने की आप कोशिश कर रहे हैं? कोई ढांचा है आपके पास? ये बिल्कुल एक मॉडल ह्यूमन बीइंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम। इंसान, आज दुनिया को किसी की ज़रूरत नहीं, सिर्फ इंसानों की ज़रूरत है। आज चलता हुआ आपको इंसान दिखता है, मगर उसके अंदर है हैवान। आप सिर्फ गूगल करके देखें, सिर्फ गूगल करें आप कि सास को, सिर्फ इतना लिखें सास को, तो पता है रिजल्ट्स क्या आएंगे? सास को जहर कैसे दिया जाए, सास को मारा कैसे जाए, सास को ये कैसे किया जाए। आप लिखे पति को जादू कैसे किया जाए, पति को अपने वश में कैसे किया जाए, पत्नी को मारा कैसे जाए, पत्नी को बेवकूफ़ कैसे बनाया जाए। सर्च कर रहे हैं लोग ये। आप सिर्फ गूगल करें, सर्च इंजन विल गिव यू रिजल्ट्स, दीज रिजल्ट्स। सो देयर इज सो मच डिस्ट्रस्ट इन द सोसाइटी। आज इंसान का ढांचा तो है, पर इंसान अंदर नहीं है, अंदर हैवान है। तो और आप सारे कह एजुकेशन रहे हैं, एक सिस्टम मॉडल हिंदू या मुसलमान बनने से पहले आप एक अच्छा इंसान अपने अच्छा स्कूल में इंसान बन जाए बनाना ना, चाहते हैं। अच्छा इंसान बन जाए। हम बच्चों को कुरान पढ़ाकर अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं, दीनियात पढ़ाकर चलाना चाहते हैं। आप हमारे पास आएँ, हम आपको बिना कुरान के, अगर वो नॉन मुस्लिम बच्चा आता है, नॉट नेसेसरली कि कुरान के जरिए बनेंगे आप, बिना कुरान के अच्छा इंसान बनेंगे आप।